नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। कुलगाम में आतंकवादियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरी को निशाना बनाया है। एक तरफ कश्मीर में आतंकवादी लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ 24 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से क्रिकेट मैच होने जा रहा है। लेकिन कुलगाम में आतंकवादियों ने दो गैर स्थानीय यानी कि दो गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है और स्थानीय मजदूरों की हत्या कर दी है। फिर से मजदूरों की हत्या की है। सॉफ्ट टारगेट इनको निशाना बना रहे हैं आतंकवादी। कायराना हरकत एक बार फिर से की है आतंकवादियों ने और दो मजदूरों की हत्या कर दी है। कल भी दो मजदूरों की हत्या की थी, आज भी दो मजदूरों की हत्या कर दी है। कुलगाम में यह हत्या की आतंकवादियों ने। और हम आपको सीधे अशरफ वानी के पास लिए चलते हैं। अशरफ, लगातार सुरक्षा बल इन आतंकवादियों को घेर रहे हैं, एनकाउंटर्स कर रहे हैं, मार गिरा रहे हैं, उसके बावजूद यह हरकत कैसे? बिल्कुल सही। दरअसल कल भी यही समय था जब दो निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई थी जो गैर कश्मीरी थे, एक की श्रीनगर में और दूसरे की पुलवामा में। और आज जो है इन निर्दोष नागरिकों को कुलगाम जिले में निशाना बनाया गया है, जहां पर एक ग्रुप पर फायरिंग की गई है जिसमें दो लोगों की जान गई है और एक जो है वो घायल है और उसको अस्पताल पहुंचाया गया है। दरअसल ये कुलगाम जिले के पास वनपो का इलाका है, गोंजीपुरा, जहां पर ये हमला हुआ है इन नॉन कश्मीरी या नॉन लोकल कहे इन नागरिकों पर। और ये सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है कि इस तरह के हमलों को रोका जाए, वहीं पर लगातार एक के बाद एक इस तरह का हमले हो रहे हैं। और अगर 5 अक्टूबर से बात की जाए तो अब 9 ये आंकड़ा हो गया है। 9 लोगों की हत्या पिछले कुछ दिनों के दौरान जो है कश्मीर में हुई है। और आज शाम को कुलगाम जिले में 2 लोगों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जबकि एक को घायल कर दिया है। ये सिलसिला जो है 5 अक्टूबर से शुरू हुआ जब 3 नागरिकों की हत्या हुई, जिसमें कश्मीर। ठीक है अशरफ वानी हमारे संवाददाता, उनका संपर्क हमसे टूट रहा है, लेकिन हम खबर एक बार फिर से बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया। एक तरफ कश्मीर में आतंकवादी लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 24 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी होना है। लेकिन हम अशरफ ये बताएं कि ये जो आतंकवादियों ने दो गैर स्थानीय मजदूरों की हत्या की है, ये कुलगाम में कहां थे, किस तरह से आतंकवादी आ गए, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर किस तरह की, पूरी बात। अभी तक फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि पुलिस की टीम जो है इस गांव में पहुंच रही है और पहुंच भी गई है। अब ये पता किया जा रहा है कि ये जो मारे गए नागरिक हैं इनकी पहचान क्या है। अभी तक जो सूचनाएं सूत्रों से मिल रही हैं, ये तीनों लोग जो हैं बिहार के हैं, जिनमें से 2 लोगों की मौत हुई है और एक जो है घायल है। अगर कश्मीर में कुल मिलाकर देखा जाए, यहाँ पर जो गैर कश्मीरी सबसे ज्यादा काम काज के लिए आते हैं वो बिहार या यूपी से ही आते हैं, चाहे फिर वो जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके काम में आते हो या फिर कश्मीर में सालों से आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब कल के हमलों के बाद साफ नजर आ रहा है कि जो कामगार यहाँ पर देश के दूसरे हिस्सों से आ रहे हैं वहीं आतंकियों के निशाने पर पिछले कई दिनों से, खास तौर से कल और आज। इसके बाद जो है कहीं जो डर का माहौल यहाँ कश्मीर में उन सभी लोगों के बीच बन रहा है जो दूसरे देशों से हजारों की तादाद में दूसरे राज्यों से कश्मीर में काम के लिए आते हैं। और ये पुलिस का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है ताकि कश्मीर के माहौल को पूरी तरह से जो है खराब किया जाए। लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से, जहां तक कि एलजी की भी बात करें, कल उन्होंने पूरी तरह से ये कहा था कि इन हमलों के पीछे जिसका हाथ भी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा कश्मीर में, तब तक शायद सरकार के बातों पर या सरकार के आश्वासन पर कम ही लोग ध्यान भी देंगे और भरोसा भी करेंगे। लेकिन अशरफ, लगातार ये हो रहा है कि गैर कश्मीरियों को और टारगेट किलिंग यानी कि कश्मीर में जो अल्पसंख्यक है उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये क्या जो हमारे सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादियों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चला रखा है, उसका परिणाम? सईद, इसको दूसरे
जाविये से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछले 10 दिनों के दौरान एकदम जो ऑपरेशंस में तेजी लाई थी सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सेना और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कश्मीर में 9 मुठभेड़ें हुई, 13 आतंकी मारे गए। लेकिन उस बीच भी जो है फिलहाल कल से जो है एक बार फिर इन हमलों में है, जो सिविलियन टारगेट्स या सिविलियन किलिंग्स कहें, उनमें एक दम से तेजी देखी गई। क्योंकि कल दिन भर 24 घंटों के दौरान 24 घंटों में 3 मुठभेड़ें हुई, जिनमें लश्कर का एक कमांडर भी पामपुर में मारा गया और उसके साथ साथ जो है पुलवामा और बेमिना श्रीनगर में एक मिलिटेंट मारा गया। लेकिन उसके बावजूद शाम को ये घटना घटती है और आज जो है एक बार फिर जो है कुलगाम में ये घटना घटती है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है एक तरफ से जहां सुरक्षा बलों की तरफ से प्रयास है कि जितने भी आतंकी संगठन है उनके खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ाई जाए, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो है आतंकी संगठन जो है इस तरह के कारनामे अंजाम दे रहे हैं, जिससे सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चिंताएं बढ़ रही हैं। कि जो सॉफ्ट टारगेट हैं, जो मजदूर हैं, छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, क्या ये सिर्फ सॉफ्ट टारगेट है, इस वजह से इनको निशाना बनाया जा रहा है, या ये जो घटनाएं हो रही हैं ये ऐसे इलाके में हो रही हैं जहां सुरक्षा बल नहीं होते हैं और आसानी से आतंकवादी पहुंच जाते हैं? अशरफ, सही सॉफ्ट टारगेट ही है, क्योंकि किसी भी निर्दोष या सिविलियन नागरिक को जो बिना किसी सुरक्षा के हो उसको निशाना बनाना काफी आसान है। उसके लिए ना ही आपको ज्यादा किसी तैयारी की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी बड़े स्ट्रेटजी की, सीधे से क्योंकि उन्हीं इलाकों में खास तौर से ये हमले देखे गए पिछले 10 दिन से, 5 अक्टूबर से जिनसे सिलसिला हुआ था, तो सभी लोग जो निशाना बनाए गए वो किसी सुरक्षा के काबज में नहीं थे या सुरक्षा बल से जुड़े नहीं थे, आम लोगों की तरह वो काम कर रहे थे। तो जाहिर है कि उनको निशाना बनाना आसान है। और उस बीच जो है जिस अंदाज से पिछले कुछ हफ्तों से कश्मीर में अब धीरे धीरे हालात पटरी पर आने लगे थे, क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन जो थी उसमें कुछ राहत मिल रही थी, शाम देर तक जो है लोगों की आवाजाही सड़कों पर भी दिख रही थी, बाजारों में भी दिख रही थी, तो उसकी आड़ में भी इस तरह के हमलों को अंजाम देना काफी आसान हो जाता है आतंकियों के लिए। तो यही कारण है कि कल शाम भी हमने देखा कि जब थोड़ा सा अंधेरा हुआ, गोलगप्पे वाले को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में निशाना बनाया गया। उसी तरह पुलवामा के लेतर गांव में शाम को जब दिन की मजदूरी के बाद मजदूर जमा हुए थे एक दुकान के बाहर, वहां पर एक मजदूर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जो उत्तर प्रदेश का था। और आज शाम को जो ही सूरज ढल गया उसके बाद जो है इन 3 गैर कश्मीरी लोगों को जो कि मजदूर हैं उनको निशाना बनाया जाता है। और जाहिर है कि ये सॉफ्ट टारगेट है और इसको अंजाम देना कहीं ना कहीं जो है एक कायराना हरकत ही समझी जाएगी। और ये जो है निर्दोष लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कश्मीर में, ना ही सियासत से ना ही सुरक्षा व्यवस्था से, और इनको निशाना बनाना जो है काफी आसान है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो कश्मीर में इससे जो फर्क देखने को मिलेगा वो यही है कि एक तो कश्मीर में जो है कानून व्यवस्था को लेकर या यहाँ के सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक है और खासतौर से जो गैर कश्मीरी लोग कश्मीर में काम करते हैं या यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं, उनमें डर जो है वो जरूर बनेगा। सुरक्षा बल जो पिछले अब तक 9 गैर कश्मीरी लोगों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है, उसके बाद जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी उसमें आई है, लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर्स कर रहे हैं। लेकिन और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है ताकि इस तरह की घटना ना हो, इस तरह की नापाक जो हरकतें हैं वो आतंकवादी न कर सके, कोई जानकारी मिल पाई है अशरफ? सईद, जब 5 अक्टूबर को 3 लोगों की हत्या हुई थी जो आम नागरिक थे, जिनमें कश्मीरी पंडित, पहली बार काफी समय के बाद किसी कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया था। कश्मीर में एम के बिंद्रू, मक्खनलाल बिंद्रू, ML बिंद्रू जो थे उनको काफी प्रसिद्ध यहाँ के थे। उसके साथ साथ फिर दूसरे दिन 7 अक्टूबर को 2 शिक्षकों को जो कश्मीर के ही थे, एक तो एक सिख समुदाय से आती थी, दूसरा जो शिक्षक था वो जम्मू का रहने वाला था, उनको स्कूल में जाकर उनकी हत्या होती है। और तब से ही जो लगातार दबाव सरकार पर भी बढ़ रहे थे, न सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासन पर बल्कि केंद्र सरकार ने भी इसका नोटिस लिया था। तो वही हमने देखा था कि उसके बाद जो ऑपरेशंस में सुरक्षा बलों ने काफी तेजी लाई थी। और यहाँ तक कि कल इंस्पेक्टर जनरल जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, उन्होंने ये साफ कहा था कि जो 5 हत्याएं हुई हैं उनमें से 4 हत्याओं के पीछे जिन आतंकियों का हाथ था उनको मार गिराया गया। लेकिन उस बयान के बाद ही
कल शाम से इस तरह से निर्दोष नागरिकों पर निशाना बनाने का एक नया सिलसिला शुरू होता है, जिसने चिंताएं भी बढ़ाई हैं प्रशासन की भी और सुरक्षा एजेंसियों की भी। और इस तरह के हमलों को रोकना भी काफी मुश्किल है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि कश्मीर में जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर गैर कश्मीरी लोग जो है काम कर रहे हैं, कुछ रहते हैं, कुछ घूमने फिरने के लिए आते हैं। और जाहिर है कि अब इन कल और आज के इन हमलों के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चैलेंजेस बढ़ जाएंगे जम्मू कश्मीर शासन सरकार के लिए, और उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गाइडलाइंस दी जाएंगी या सरकार की तरफ से कुछ ऐसी पहल की जाएगी ताकि जो कश्मीर में दूसरे राज्यों के लोग रहते हैं, चाहे फिर वो कामकाज के लिए आते हो या फिर व्यवसाय के लिए आते हो, उनकी सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद की जाए या उनकी सुरक्षा किस तरह से इंश्योर की जाए। अशरफ, क्या आतंकवादी आम लोगों को और गैर कश्मीरियों को जो निशाना बना रहे हैं वो सिर्फ एनकाउंटर से थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए सुरक्षा बलों को, या कुछ और संदेश है इसके पीछे? इसके पीछे अगर संदेश देखें तो कहीं ना कहीं साफ है, वो जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है, क्योंकि ये सिलसिला जो है पहले जब अनुच्छेद 370 हटा था 2019 में अगस्त के महीने में, उसके बाद पहली बार देखा गया था कश्मीर में गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया था, जिसमें कुछ ट्रक ड्राइवरों पर हमले हुए थे, कुछ मजदूरों पर हमले हुए थे, लेकिन फिर वो सिलसिला 2 साल तक रुका रहा। इस तरह से कोई हमले जो है सिविलियंस पे या फिर कामगारों पर या फिर गैर कश्मीरियों पर नहीं हुए। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से अगर देखें तो कहीं ना कहीं अब साफ ये नजर आ रहा है कि जो गैर कश्मीरी लोग हैं वही जो है सबसे सॉफ्ट टारगेट है, उनको निशाना बनाना काफी आसान है। और उसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है, जो एक तरफ से कहीं ना कहीं एक बौखलाहट भी देखी जा रही है, जो सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जिस अंदाज से ऑपरेशंस में तेजी लाई गई और सभी तरह के गतिविधियों पे अंकुश लगाया गया, उससे बौखलाकर कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट संगठन है वो अब अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, जहां पर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अगर देखें तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो नागरिकों की सुरक्षा जो है वो उसकी जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं वही अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इन हमलों पर अंकुश लगाया जा सके, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई कार्रवाई न हो जिसमें किसी निर्दोष नागरिक की जान जाए। अशरफ, आज जो 2 लोगों को मारा आतंकवादियों ने, आपने कहा कि भीड़ थी वहां गोलीबारी की है, तो ये क्या सभी गैर कश्मीरी थे, सभी बाहर से यूपी बिहार के आए हुए लोग थे? कहां पर ये लोग मौजूद थे और किस तरह से आतंकवादी वहां पहुंचकर उन लोगों ने गोलीबारी की है? अशरफ, दरअसल सईद, जो ये सिलसिला अगर हम देश के कई जगहों पर भी देखेंगे, अगर किसी कोई काम के लिए मजदूर आते हैं, वो जाहिर है कि साथ ही समूह में रहते हैं, क्योंकि अगर बिहार से लोग हैं, वो बिहार के लोग जो है एक जगह रहना पसंद करेंगे, एक जगह काम करना पसंद करेंगे, तो एक साथ उठते बैठते भी हैं, यहाँ तक कि टेम्पररी उनकी रहाइश भी होती है। तो उस हालत में उनको ढूंढ निकालना या उनको निशाना बनाना काफी आसान हो जाता है आतंकी के लिए। तो इसी तरह की कार्रवाई जो है आज भी आतंकियों ने की, जहां पर इस कुलगाम जिले में ये जो काम करने वाले कामगार थे, जिनका अभी तक सूत्रों के मुताबिक बिहार के रहने वाले हैं, गैर कश्मीरी है, उनको निशाना बनाया। एक ही जगह पर वो खड़े थे, उन पर नजदीक से गोलियां चलाई, जिसमें 2 लोगों की जान गई, एक घायल है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से गंभीर खबर आई। कुलगाम में आतंकवादियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया और 2 लोगों को उन्होंने मार डाला। लेकिन कुलगाम में इन 2 गैर कश्मीरियों की हत्या की गई। कल 2 और गैर कश्मीरियों की हत्या की गई थी, जिसमें से एक बिहार के रहने वाले मजदूर थे और दूसरे उत्तर प्रदेश के। आतंकवादियों ने बिहार के 2 मजदूरों की हत्या की है, घर में घुसकर मजदूरों को गोली मार दी। एक और खबर इस वक्त आ रही है और कश्मीर से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। आतंकवादियों ने अब तक पिछले कुछ दिनों में 9 गैर कश्मीरी लोगों को मार डाला है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की कायराना हरकत रुक नहीं रही है। लगातार हर रोज एक न एक घटना को वो अंजाम दे रहे हैं और कुलगाम में आतंकवादियों ने 2 गैर स्थानीय यानी कि 2 गैर कश्मीरियों की हत्या की है। कल भी उन्होंने 2 बिहार के मजदूरों की हत्या की थी। कल जो हत्या की थी उसमें एक बिहार और एक उत्तर प्रदेश का मजदूर था और आज भी 2 मजदूरों की हत्या की खबर इस वक्त आ रही है। तो जबरदस्त एनकाउंटर सुरक्षा बलों की तरफ से जो आतंकवादियों के किए जा रहे हैं। घर को भी उड़ाया था जहां आतंकवादी की खबर छिपे होने की खबर मिली थी।
और उसे लेकर अब आतंकवादी ये संदेश दे रहे हैं, बदला लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो गरीबों को निशाना बना रहे हैं, वो मजदूरों को निशाना बना रहे हैं, वो गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। टारगेट किलिंग के साथ साथ अब आतंकवादियों ने गैर कश्मीरी लोगों में जो निशाना बनाना शुरू किया है, वो मजदूरों को निशाना बनाया है। कहा यह जा रहा है कि सॉफ्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान वहाँ पर नहीं हो पाती है, तो वहां जाकर आसानी से इन लोगों को निशाना बना लेते हैं आतंकवादी। और पहले टारगेट किलिंग और अब गैर कश्मीरियों या गैर निवासियों को, वहां के गैर स्थानीय निवासियों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाना शुरू किया। कुलगाम में यह आतंकवादी हमला किया है और 2 लोगों की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ये लगातार सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो आतंकवादियों ने 9 गैर कश्मीरी। रविंद्र जी इस वक्त नेता बीजेपी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं और कविंद्र जी भी हमारे साथ। कविंद्र जी, ये जिस तरह से गरीबों को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं, गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कायरता का एक बहुत बड़ा नमूना जो मिलिटेंट्स की तरफ से आ रहा है, पिछले दिनों से सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही हैं जी। ये इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स में बुखलाहट है, उसी के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की बातें हो रही हैं। लेकिन जो एक मूव चल रहा है कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसाने का, उसके कारण से ये सिलेक्टिव किलिंग्स करना शुरू हो गए हैं, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जल्द ही इनको मार गिराया जाएगा। सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम किया है और पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष में 650 से 700 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारे बाहरी जो राज्यों के हमारे मजदूरों को पर अटैक किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स में बुखलाहट है और ये अंतिम चरण है इस मिलिटेंसी का। कुछ लोग ऐसे इन्फॉर्मर्स जो कश्मीर में बैठ करके पाकिस्तान परस्ती करते हैं, उनको सहन नहीं किया जाएगा। अभी 1-2 दिन बाद माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। निश्चय ही रणनीति भी बदली जाएगी और नया, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि आने वाला वक्त फिर कश्मीर के लिए एक अच्छा वक्त होगा और जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और दुख व्यक्त करता हूं। और जल्द ही जिस प्रकार से ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और लोगों को वहां पर घेरा जा रहा है, वो समय दूर नहीं जब उनको मार गिराया जाएगा और फिर से कश्मीर शांति फिर से वहां पर लौटेगी, ऐसा विश्वास करना चाहिए। कविंद्र जी, कल 2 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, आज 2 लोगों को मार दिया। कल ईदगाह इलाके में आतंकवादियों ने रेड़ी लगाने वाले गोलगप्पे को और एक दूसरे यूपी के रहने वाले मजदूर को मार दिया। ये जो सुरक्षा पर लगातार हमारे एनकाउंटर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से यही है जी एक बुखलाहट, एक कायरतापूर्ण, अगर हिम्मत है तो सामने आकर के सुरक्षा वालों के साथ लड़ें और अपनी हिम्मत का परिचय दें, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं उन कश्मीर के राजनेताओं से भी ये कहना चाहता हूं जो गलत बयानबाजी करके पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, उनसे बातचीत करने की बात करते हैं, उनको भी सहन नहीं किया जाना चाहिए, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। इस सारी बातचीत से कहीं ना कहीं उनको बल मिलता है, उसी के परिणाम स्वरूप ऐसी बातें होती हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त जो इस समय की जो परिस्थितियां हैं, उसकी जो मांग है वो ये कि इन आतंकवादियों पर नकेल कसी जाए। कविंद्र जी, लगातार हमारे सुरक्षा बल इन आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसका कारण क्या लगता है आपको? देखिए, ये साफ है कि एक मूव जो चल रही है कश्मीरी पंडितों को दोबारा 1990 में जिस प्रकार से घटनाएं हुई थी, उसके कारण से फिर से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम कश्मीरी पंडित परिवारों को वहां पर भेज सकें। लेकिन ये इस चीज में कहीं ना कहीं बाधा डालना चाहते हैं, लेकिन ये विश्वास करना चाहिए कि हमारे सुरक्षा बल अपने आप में सक्षम है और जल्द ही इस पर कार्रवाई भी होगी, उनको मार भी गिराया जाएगा, ऐसा विश्वास करना चाहिए। कविंद्र जी, जो लोग बाहर हैं, क्योंकि अब उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो कश्मीरी नहीं है, गैर कश्मीरी हैं, गैर वहां के स्थानीय निवासी नहीं है, सुरक्षा बल तो है ही, लेकिन कविंद्र जी, जो वहां के आप लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो उन्हें कैसे विश्वास दिलाएंगे कि वो यहाँ रहें, हम उनका ख्याल रखेंगे? देखिए, इस मिलिटेंसी के खिलाफ लगातार हम 30 वर्षों से लड़ रहे हैं और ऐसी कई बार परिस्थितियां बनती है, लेकिन हम हमेशा उन परिस्थितियों से उभरे
और लोगों को विश्वास बना, तभी इस प्रकार का माहौल बना था। लेकिन वाकई में आपकी बात से मैं चिंता व्यक्त करता हूं, जो इस प्रकार की घटनाओं को दोबारा अंजाम दिया गया है। तो एक विश्वास तो, क्योंकि सुरक्षा बल वहां पर परिस्थितियों में काम करते हैं, उन पर हमें विश्वास है, उनकी रणनीति पर विश्वास है। तो कविंद्र जी हम ये जानते हैं जी कविंद्र जी हम ये जानते हैं कि सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। वहां बैठे आतंकवादियों के जो आका हैं वो साजिशें हमारे देश में रच रहे हैं, कश्मीर को वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारी पाकिस्तान के प्रति पॉलिसी जो है वो सॉफ्ट है, ताकि हम कोई दबाव नहीं बना पा रहे हैं पाकिस्तान पे कि वो ऐसी हरकतें ना करें? ऐसा नहीं है। जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, हम पाकिस्तान में उनके घर, और हमें ये हमारे जो प्रशासन है, हमारी सरकार है, एक मजबूत सरकार है, उनको पता है। आज हमने पाकिस्तान के पूरे ये वर्ल्ड में आइसोलेट कर दिया है। तो अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के अंदर जाकर भी उनको मारा जाएगा। ये नीति रहती है, रणनीति रहती है। ये ऊपर जो बैठे हैं एक कुशल राजनेता है, जो इस बारे में सोचेंगे। बहुत धन्यवाद कविंद्र गुप्ता जी, नेता बीजेपी हमारे साथ थे इस समय, और वो यही कह रहे हैं कि हम आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, सुरक्षा बल लड़ रहे हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए लोगों के साथ हैं। ये देखिए 2 तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आज 2 लोगों की हत्या हुई है, कल 2 लोगों की हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी, और ये जो चारों लोग हैं कल और आज के मिलाकर ये गैर कश्मीरी हैं और गैर स्थानीय हैं, यानी कि ये कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं। बाहर से आकर ये लोग यहाँ पर अपनी रोजी रोटी चलाते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। कल जो अरविंद कुमार की हत्या हुई है वो तो गोलगप्पे का एक ठेला लगाया करते थे, और एक सखीर अहमद उत्तर प्रदेश के एक मजदूर वहाँ पर काम किया करते थे, सहारनपुर के रहने वाले। उन दोनों के परिवारों में मातम है, और आज 2 लोगों की और हत्या यहाँ पर आतंकवादियों ने कर दी है। कुल मिलाकर हर रोज आतंकवादी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और कल 2 लोगों की हत्या, आज 2 लोगों की हत्या। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, अब अगर आतंकवादी रोज इस तरह की घटना कर रहे हैं तो क्या हम सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कोई तेजी देखेंगे, कोई स्पेशल ऑपरेशन देखेंगे जिससे इस तरह की घटनाएं रुक सके? वो तो चल ही रहा है। पिछले 1 हफ्ते से जो कार्रवाइयां हैं उनमें बिल्कुल बदलाव और तेजी लाई गई है। जिस अंदाज से पिछले 7 दिन के दौरान जो है, खासतौर से, और पिछले 10 दिन की अगर हम बात करें, जब से सिविलियन किलिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ था, 9 मुठभेड़ हुई है कश्मीर में, और उनमें जो है 13 आतंकी मारे गए हैं। लेकिन सवाल यही अब खड़ा होता है कि क्या मुठभेड़ों से ये जो है ये खतरा टलेगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज से कल और शाम, जैसे आप बता रहे थे। तारकेश्वर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। तारकेश्वर जी, लगातार गैर कश्मीरियों पर, मजदूरों पर ये आतंकवादी हमले कर रहे हैं, किस तरह से इनसे निपटा जाएगा? अरे देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण, कायरानापूर्ण हमला है। पाक समर्थित आतंकवादी जिस तरीके से लक्ष्य लेकर जो हमारे समाज के कमजोर वर्ग हैं, जो रोजी रोटी के लिए हैं, उन्हें जिस प्रकार से उनकी हत्याएं की जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें अपने बिहार के भी अपने नागरिक हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसकी तो हम सब निंदा करते हैं। लेकिन तारकेश्वर जी, जो बिहार और यूपी के लोग हैं, जैसे कल अरविंद कुमार एक बिहार के, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है वो आवश्यक कदम उठा रही है, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की हत्याओं का दौर निश्चित तौर पर बंद होना चाहिए। जो भी आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। आपकी कोई बात एलजी साहब से, मनोज सिन्हा साहब से हुई है या केंद्र में किसी और मंत्री से? नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूँ, और जो आपकी चिंता वो वही चिंता हमारी भी है। और अभी उनसे, जम्मू कश्मीर की सरकार से हमारी बात होने ही वाली है, और विस्तार से इस पर चर्चा होगी। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें पूरे देश को खड़ा होने की जरूरत है कि इस तरह के कायरानापूर्ण हमलों से हमारे जो नागरिक हैं उनकी रक्षा कैसे हो। यह राज्य सरकार के भी चिंता है, केंद्र सरकार की चिंता, और हमारी भी चिंता है, क्योंकि बिहार के राज्य के हमारे कई नागरिक के इसके शिकार हो रहे हैं।
और हम अपनी चिंता को भी सही जगह पर रख रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर भारत सरकार और जो जम्मू कश्मीर की सरकार है जो आवश्यक कदम उठा रही है उससे निश्चित तौर पर वो इस तरह की हत्याओं का दौर पर नियंत्रण होगा। और सख्त कार्रवाई की जरूरत है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन लगता है कि और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। तारकिशोर जी, क्योंकि बिहार के बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में हैं और वो बेचारे उसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो मजदूरी भी करते हैं, आज आप उन लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? जो वहाँ के हमारे अधिकारी हैं, हमारे संजोग से मनोज कुमार सिन्हा जी भी वहाँ हैं, तो अभी उनसे बात करके जो हमारे खास करके इस क्षेत्र के लोगों को जो लक्ष्य करके आतंकवादियों के द्वारा मारा जा रहा है तो उसको रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि इन सारी कायरानापूर्ण हमले से देश न पीछे हटने वाला है, न देश डरने वाला है। और हम सब इस तरह के क्षणों में जहां वो किसी व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये भारत पर हमला है। इस तरह की घटनाएं देश को कमजोर नहीं करेगी, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। जब भी देश पर इस तरह की बातें हुई है, सारा देश एकजुट खड़ा रहा है। तारकिशोर जी, आप निवेदन आपसे है कि आप मनोज सिन्हा जी से बात कीजिए ताकि बिहार के जो लोग हैं उन्हें थोड़ी सी राहत मिले। और बहुत धन्यवाद आपका। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आज तक से बातचीत कर रहे थे। कमलजीत संधू हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कमल, के लगातार कल भी 2 मजदूरों को मार डाला गया, आज भी 2 को मार डाला गया। क्या अब केंद्र की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन की बात सामने आ पा रही है? किसी से गृह मंत्रालय में या किसी दिल्ली में बड़े केंद्रीय मंत्री से आपकी कोई बात हो पाई है इस संबंध में? देखिए, लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं जहां पे नॉन लोकल को टारगेट बनाया जा रहा है। खासतौर पे बुरी खबर है जो कि बिहार और यूपी के गरीब निवासी हैं जो वहां पे काम करने के लिए जा रहे हैं, जो एक लेबर की तरह काम करते हैं, चाहे वो कारपेंटर का काम हो, भेलपुरी वाले का काम हो, तो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर घाटी जा रहे हैं और अभी से नहीं, कई सालों से वहां पे काम करते आ रहे हैं। और इस तरह से उनको एक सॉफ्ट टारगेट बनाना, निशाना बनाना एक कायरता का तो रूप है ही है। लेकिन जिस तरह से कश्मीर घाटी में सिलसिलेवार तरीके से पीआईएफ या बाकी ग्रुप हैं उनको लगातार निशाना बना रहे हैं, तो खासतौर पे वो संदेश भेजना चाह रहे हैं। आर्टिकल 370 के बाद इस तरह का एकदम इजाफा होना टेरर अटैक्स में हम देख रहे हैं। एक साइड पे जम्मू घाटी में अगर हम बात करें, जम्मू रीजन में वहाँ पे पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि कश्मीर में हम देख रहे हैं कि जो लोकल टेररिस्ट हैं वो निशाना बना रहे हैं बिहारी लेबरर्स को। तो एक तरफ से एक चीज साफ हो रही है कि टेरर बढ़ रहा है, रिक्रूटमेंट बढ़ रही है, लगातार टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, सॉफ्ट टारगेट हो रहे हैं। हमने इससे पहले जो हमने बात की है तपन देखा है, वहां पे आईबी की तरफ से अमित शाह ने, गृह मंत्रालय ने खासतौर पे उन्हें भेजा था। हमें बताया गया था कि शुक्रवार को वो वहां पे गए और कल की 2 किलिंग के बाद आज वो कश्मीर घाटी फिर से आ गए। इसके अलावा हमने देखा है कि सीआरपीएफ डीजी हो, एनआईए की टीम्स हो, लगातार रेड्स भी हुई, तो एक संदेश भेजने की कोशिश की गई। काफी एनकाउंटर हुए जहां पे न्यूट्रलाइज किया गया टेररिस्ट को। उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना हो रही है, यानी बड़ा मेजर लेने की जरूरत है और सख्ती से काम करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद कमलजीत संधू हमारी संवाददाता। अशरफ, आपका भी धन्यवाद। फिलहाल हम आगे भी आप दोनों से बातचीत करेंगे। रुख अगली खबर का। इस बार मानसून देरी से लौट रहा है और लौटता हुआ मानसून दक्षिण के राज्यों में जबरदस्त तबाही मचा रहा है। मुश्किल इसलिए भी काफी बढ़ गई है क्योंकि इसी समय अरब सागर के ऊपर कम दबाव का एक सिस्टम बन रहा है।
केरल में बेहिसाब बारिश ने एक बार फिर से लोगों को डरा दिया है। बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड की वजह से भारी तबाही हुई। अकेले कोट्टयम में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। राहत के काम में तीनों सेनाओं की भी मदद ली जा रही है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जहां दक्षिण के इन 3 राज्यों में जबरदस्त भारी बारिश हुई है, वहीं दिल्ली में आज सुबह जबरदस्त बारिश हुई है और शाम तक यह हल्की हल्की होती रही है। जब बारिश के साथ 2 शहरों के बीच आया तबाही का सैलाब, और नदी का पानी देखते ही देखते 40 फीट तक बढ़ गया। तबाही का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कोट्टायम को इडुक्की से जोड़ने से इस पुल के ऊपर से बह रहा था पानी। आमतौर पर ये रास्ता था एक शहर को दूसरे शहर, एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने के लिए, लेकिन शुक्रवार शाम के बाद केरल के इस हिस्से में आया सैलाब अपने साथ क्या कुछ लेकर के आया वो देखिए। ये बड़े बड़े लोहे की जो कड़े लगे थे, ये जो पूरा हिस्सा लगा था, ये दरअसल पुल को सुरक्षित बनाता था, लेकिन सब कुछ ऐसा लग रहा है कि कागज की तरह बिखर गया हो। पानी का सैलाब इस नदी में इतनी तेज आया, बड़े बड़े पेड़ों को अपने साथ लेकर के आया। कितने पुल तो इसने पीछे तोड़ दिए, जो रहा सहा हिस्सा आगे की ओर था उस सब को इसने अपनी चपेट में ले लिया। ये पुल का कंक्रीट हिस्सा तो बच गया है, लेकिन इसके किनारे जो थे, जो इसको सुरक्षित बनाते थे, वो किस हाल में हैं, इन तस्वीरों से बेहतर समझा जा सकता है। नदी में अचानक आए पानी से किनारे बने घरों की हालत सोचिए। पानी किनारों को तोड़ता हुआ इतनी तेज रफ्तार से आ रहा था कि रास्ते में आए पक्के मकान भी ताश के पत्तों की तरह टूट गए। लोगों के पास इतना ही वक्त था कि वो अपने घर की ऊपरी मंजिल पर जा सकें। करीब 4 घंटे तक बस्तियों के बीच तबाही मचाती हुई नदी इसी तरह बहती रही। जिनकी किस्मत अच्छी थी उनकी जान किसी तरह बच गई, लेकिन अब भी कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। कोट्टायम में बारिश अब भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है, लेकिन उनके लिए भी ये काम बेहद चुनौती भरा है। ये तस्वीरें देखिए। गिरे हुए पेड़, टूटी हुई सड़कें, घरों और आसपास पूरे इलाके में फैला हुआ मलबा और कीचड़। राहत और बचाव टीम के लिए पहली चुनौती है मौके पर पहुंचना, फिर लापता लोगों को मलबे में से ढूंढ निकालना। कोट्टायम के कोटिकल इलाके में बाढ़ के पानी में 3 घर बह गए। लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ के साथ तीनों सेनाओं की मदद ली जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ इलाकों में लोग अब भी फंसे हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ सकता है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें। आशुतोष मिश्रा, कोट्टायम, आज तक। और कोट्टयम में ही मौजूद हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। आपको सीधे हम कोट्टयम लिए चलते हैं। आशु, आपकी रिपोर्ट्स हमने देखी और काफी डरावना वहां पर दृश्य है। जबरदस्त बारिश है, बाढ़ है, मकान बह रहे हैं। स्थिति कैसी है अभी, ये बताइए।
सईद, मरने वालों का आंकड़ा जो केरल में है, खासकर इन प्रभावित राज्यों में, ये अब 26 तक पहुंच चुका है। यानी सुबह तक हम 12 से 13 पर कयास लगा रहे थे, लेकिन शाम होते होते ये जो आंकड़ा औपचारिक जानकारी दी गई वो 26 है, जिसमें कोट्टयम में ही अकेले 13 लोगों की मौत हुई है और इडुक्की में लगभग 9 लोगों की मौत हुई है और 4 ऐसे हैं जो अलापुड़ा जिला है, वहां पर इन लोगों की मौत हुई है। अब ये समझिए कि जो नदियां हैं उनका स्तर आप समझिए कि 40 फीट से ऊपर, यानी नदियों का पानी हम सड़कों पर तो देख लेते हैं, आम बात हो जाती है बारिश में, लेकिन यहाँ सड़क के भी ऊपर लगभग 12 फीट तक। कई सारे ये जो इलाका है इन जिलों का, ये दरअसल पहाड़ी है और निचले इतने छिछले हैं जो नदियों के पास ही अक्सर पूरे गांव बसे हुए हैं। पानी इस कदर आया कि दुकान मकान सब कुछ उसका शिकार हो गए, लोगों को पता ही नहीं चला। शुक्रवार की रात से बरसात हुई और शनिवार को महज कुछ घंटों में ही सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। खासकर इडुक्की जो जिला है, जहां पर कोट्टपल के पास जो सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा भयावह है। एक ही परिवार के लगभग 6 सदस्य 7 सदस्य लापता हैं। हमारे सामने देखे कम से कम 30 मिनट के भीतर 3 शव वहां से बरामद हुए थे। इस बीच भारतीय सेना को भी अलग जगहों पर लगा दिया गया है। पंबा नदी के पास स्तर जो है वो अभी भी खतरे के निशान पर है, तो आसपास के इलाकों में अभी भी जल जमाव है। हालांकि जो रेड अलर्ट था, राहत की बात यह है सही कि उसे ऑरेंज अलर्ट में बदल दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, इन सब की तैनाती इस कदर की गई है कि अगर कहीं पर फिर घटना बिगड़ती है तो हालात काबू में पाए जाए। और साथ ही प्राथमिकता ये है कि अगर कोई फंसा है तो उसे जल्दी से निकाला जाए। जो लोग निचले इलाकों में उन्हें सुरक्षित ले जाया गया है कैंपों में। आशुतोष, बहुत धन्यवाद आपका। हम दोबारा आएंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और देश भर में जो अचानक से बारिश हो रही है, उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश हो सकती है, इसका अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि उत्तराखंड में अगले 2 दिन जो हैं वो काफी भारी हो सकते हैं, बारिश हो सकती है, बारिश भी जोरदार बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। चेतावनी के चलते केदारनाथ यात्रा को भी रद्द कर दिया गया है। अब केदारनाथ यात्रा रद्द है। उत्तराखंड में बारिश की आशंका को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया है।